हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं किशोर सर आज फिर आपके साथ आया हूँ। जो पिछली क्लास हमारी चली थी वह हम लोग पढ़े थे ऑप्टिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था। पिछले दिनों मेरी कुछ तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण क्लास नहीं दे पाए थे। गेट लगा दिए, थोड़ा सा क्लास नहीं दे पाए थे, इसके लिए हमें बहुत दुख है। और आज हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के उन्हीं लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जो भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर चलिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन जो है वह है, यदि प्रकाश की एक किरण 60 डिग्री आपतन कोण पर वायु से √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ में प्रवेश करता है, अपवर्तन कोण होगा। मतलब प्रकाश की एक किरण 60 डिग्री आपतन कोण पर कहाँ से प्रवेश करता है, वायु से √3 वाले अपवर्तनांक में। तो कह रहा है कि अपवर्तन कोण का मान बताइए। मतलब कि जो क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन समझेंगे पहले। क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। मान लीजिए कि अगर हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रही है। सर प्रकाश जो प्रवेश कर रही है वह प्रवेश कर रही है कहाँ से। प्रकाश प्रवेश कर रही है वायु से। कहाँ से प्रवेश कर रही है, 60 डिग्री के आपतन कोण पर। तो ये मान लीजिए अभिलंब हो गया। सपोज ये हमारा वायु से ऐसे प्रवेश कर रहा है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। और जैसे वायु से कांच में जाएगी तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, आपतन कोण से कम होगा। ये हो गया हमारा आर। सपोज ये हो गया वायु, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। और ये क्या हो गया, कांच। वायु और कांच। तो कह रहा है कि आपतन कोण पर प्रवेश करे √3 अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक है भाई, तो √3। ये कांच का जो अपवर्तनांक दे रखा है म्यू बराबर, ये दे रखा है √3 वाले पदार्थ में प्रवेश। अच्छा नीचे कांच नहीं है, कह रहा है कि कोई पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक कितना है, √3 है। तो कोई भी पदार्थ हो सकता है, अपवर्तनांक बस √3 है तो √3 मान लेंगे। इसको वायु से कहा तो वायु का अपवर्तनांक तो हमको पता है क्या भाई, 1 है। अच्छा एक चीज हम लोग पढ़े थे बहादुरों, याद कीजिए कि सर जिस माध्यम में आपतित किरणें उपस्थित रहती है उसके अपवर्तनांक को हम मानते हैं μ1, और जिसमें जाते हैं उसके अपवर्तनांक को क्या मानते हैं, μ2 मानते हैं। आइए देखते हैं। तो μ1 किसको मानेंगे, वायु में किरण उपस्थिति, ये μ1 हो गया। और ये क्या हो गया, μ2। हम लोग पढ़े थे अपवर्तन का नियम, याद कीजिए अपवर्तन का नियम क्या पढ़े थे सर, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। हालांकि किताब समय देखेंगे दिया रहता है sin i बटे sin r बराबर कांस्टेंट रहता है। ये ठीक है अपवर्तन का नियम है, लेकिन इससे हमारे सवाल हल होने वाले नहीं है। जो सवाल है, जो न्यूमेरिकल है, जो प्रॉब्लम आएंगे वह सॉल्व नहीं होंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे और बोले भी थे, मतलब टू सॉल्व प्रॉब्लम μ1 sin i बराबर μ2 sin r। चलिए देखते हैं, यहाँ देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो अपवर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, अपवर्तन के नियम से μ1 sin i बराबर μ2 sin r। सर μ1 sin i में μ1 का मान हमको पता है, वायु है, इसका अपवर्तन क्या हो जाएगा 1। i का मान क्या भाई 60 डिग्री आपतन कोण, बराबर μ2 क्या है √3 है। साइन, सर साइन है r। इसी को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 इंटू साइन 60 √3/2 बराबर √3 साइन r। √3 ऊपर ऊपर कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, अगर देखेंगे √3 कट जाएगा तो जो हमारे पास बचा है वह है सर 1/2 बराबर साइन r। या यूं कहियो तो हम कह सकते हैं साइन r बराबर 1/2। r को रहने दो सर, r को रहने दीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अच्छा साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का ही मान होता है 1/2। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है बराबर 30 डिग्री। देखिए कहीं ऑप्शन में 30 डिग्री शायद मिल जाए, ये हो गया 30 डिग्री। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, 30 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बहादुरों जो हमारा आंसर आया वो आंसर क्या, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, जो अपवर्तन कोण का मान होगा क्या हो जाएगा। मतलब कि यदि प्रकाश वायु से √3 अपवर्तक पदार्थ वाले माध्यम में मतलब प्रवेश करता है तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री हमारा क्या, ऑप्शन ए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा वह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से, इसीलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण
कांच जिसका अपर्तनांक क्या दे रखा है 3/2 से पानी जिसका अपर्तनांक दे रखा है 4/3 में संचरण करती है। अच्छा, संचरण का मतलब होता है बहादुरों प्रवेश करती है, उसमें चल रही है। क्रांतिक कोण का मान होगा, किसका मान होगा? क्रांतिक कोण का मान होगा। आइए देखते हैं क्रांतिक कोण के बारे में हम लोग पढ़े थे। सर क्रांतिक कोण होता क्या है? क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण को समकोण होना पड़ता है। मतलब कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाए तो उसके संगत बने आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। उससे ना तो कम होगा, अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, अगर उससे कम रहेगा तो क्रांतिक कोण बनेगा नहीं। मतलब कि जो क्रांतिक कोण होता है एक सर्टेन एंगल होता है, कोई खास कोण होता है, कोई खास एंगल होता है, उसी को हम क्रांतिक कोण कहेंगे, उसके अलावा नहीं कहेंगे। और उसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए? सर समकोण होना चाहिए। आइए देखते हैं क्रांतिक कोण के बारे में, थोड़ा विशेष चर्चा कर लेते हैं क्रांतिक कोण पर। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, चलिए। सर क्रांतिक कोण के बारे में चर्चा करें तो थोड़ा चित्र भी बना ले पहले। चलिए इधर देखिए तो क्रांतिक कोण ये हमारा मान लीजिए कि ये हो जाएगा विरल माध्यम। अच्छा, माध्यम दे रखा है कांच और पानी। सबसे पहली बात बहादुरों हम बताएंगे कांच और पानी में कौन सा सघन माध्यम और कौन सा विरल माध्यम है। तो हमको पता है, बहुत बच्चों को पता होगा कौन सघन और कौन विरल है। जिसमें प्रकाश की चाल महत्तम होगी वह हो जाएगा विरल, जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम होगी वह क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। ऐसे जनरली किताब में अगर हम विरल माध्यम की बात करें तो हमेशा से हवा होता है, और हवा या निर्वात ये हमेशा से विरल माध्यम है। लेकिन हमेशा आपका माध्यम विरल हवा ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है? कांच, और ये दे रखा है कांच, और क्या दे रखा है भाई? पानी। तो कांच और पानी में यहाँ दो माध्यम है, हवा तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या दोनों सघन हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी सघन नहीं होंगे। सर इसको हम कैसे जानेंगे? किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है, कांच में या पानी में? पानी में 2.25 गुना 10 पर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में जो चाल होती है कितना होती है? पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है भी वाटर, मतलब पानी में। सर कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, जरा हमको ये बताइए। अगर बात करी जाए कांच की, किसकी बात करी जाए? कांच में प्रकाश की चाल, तो भी ग्लास ये क्या होता है बहादुर? ये होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होता है कांच में। किसमें होता है तो बताइए किसमें अधिक है? ये यूं भी आप अगर अपवर्तनांक आपको याद है तो फिर और आसान है कि जो पानी का अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है? 4/3 होता है, और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2। आप ध्यान से देखो तो ये मान अधिक और ये मान कम है, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं साथ 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 अगर आप बात करें तो साथ साथ हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, चलिए। क्या कह रहा है? कांच से पानी में, तो प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश करेगी? कांच से पानी में प्रवेश करेगी। ये कांच हो गया, और पानी में जब प्रवेश करवाएंगे तो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलो भाई मान लो ये हो गया, ये ऐसे प्रवेश किया। सर ये हमारा आपतन कोण है, इसी को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। इसके संगत जो अपवर्तन कोण होगा वह लगभग क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसके लिए हम बात करते हैं नीचे वाला माध्यम क्या हो गया? सर ये हो गया कांच, और ये क्या हो गया? सर ये हो गया पानी। कांच का अपवर्तनांक क्या है? म्यू बराबर 3/2। और पानी का अपवर्तनांक क्या है? म्यू बराबर 4/3। जिसमें किरणें आपतित होती है उसके अपवर्तनांक को म्यू 1 मानते हैं, और जिसमें जाते उसके अपवर्तनांक क्या मानते हैं? म्यू 2। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? म्यू 2। आइए हम बात करते हैं क्रांतिक कोण के लिए। याद कीजिए, ज्यादा चर्चा करने की इसमें जरूरत है नहीं, सीधे बताएंगे। अगर माध्यम हवा नहीं रहता है तो उसके लिए जो क्रांतिक कोण होता है वह क्या होता है? थीटा बराबर या थीटा सी बराबर साइन इनवर्स μ2/μ1। चलिए सीधे लगाते हैं क्रांतिक कोण के लिए। इसीलिए थीटा सी बराबर, या आई सी कह सकते हैं, साइन इनवर्स μ2/μ1। सर साइन इनवर्स μ2/μ1 में अगर हम बात करें तो देखिए जरा सा, साइन इनवर्स μ2 किसको माने है भाई? सर μ2 हो जाएगा पानी, तो पानी का अपवर्तनांक 4/3। ये हो गया 4/3 बट μ1 क्या भाई? जिसमें किरणें आपतित हो रही है, तो वह क्या है? 3/2। आप इसको ध्यान से इसको आगे बढ़ाओ, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। देखिए बहादुर ऑप्शन में कहीं 8/9 है? ऑप्शन 8/9। ओहो, ऑप्शन थोड़ा सा
देखिए ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये अच्छे अच्छे सवाल थे जिनको अभी तक हम किए हैं, तो इसको फास्ट में सभी नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर आने वाला वह भी बहुत ही खास क्वेश्चन है। हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। अच्छा, कह रहा है कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। अच्छा, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। पहली शर्त है कि आपतित किरणें हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। दूसरी शर्त क्या पूर्णांतरिक परावर्तन का, कि जो आपतन कोण का मान होगा वह क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर क्रांतिक कोण से कम होगा तो कभी प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तन यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा कभी प्रकाश क्या होगा, परावर्तित नहीं होगा, मतलब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी और यह घटना तो अपवर्तन कहलाती है। सर परावर्तन किसको हम कहेंगे, जो परावर्तन होता है, तो प्रकाश उसी माध्यम में लौटना चाहिए। इसके लिए आपतन कोण और जो आपतन कोण का जो मान होता है वह किससे अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है कि सर प्रकाश का 100% परावर्तन होना चाहिए। देखिए इसमें से कौन, कांच से जल। अच्छा, प्रकाश पूर्णांतरिक परावर्तन संभव नहीं है जबकि प्रकाश अपवर्तित होता है। कांच से जल में, कांच कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, जल कौन सा, विरल, तो कह रहा है कांच से जल में, इसमें तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या भाई, जल से कांच में, जल कौन सा माध्यम है भाई, सर जल हमारा, जल और कांच में जल क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों भाई, क्योंकि जो प्रकाश है पूर्णांतरिक परावर्तन हो या फिर क्रांतिक कोण के लिए किरणें हमेशा सघन से विरल में जानी चाहिए। यहाँ क्या है, विरल से सघन में जा रहा है, बाकी देखिए जल से वायु में, ये भी सघन से विरल में जा रहा है। ये क्या, कांच से वायु में, ये भी किससे किस में जा रहा है, ये भी जा रहा है सर सघन से विरल में जा रहा है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, किसमें पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं होगा, जल से कांच में। तो इसमें टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया या क्रिया कहलाती है। अच्छा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़े थे, वर्ण विक्षेपण। जब भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद, या यूं कहते जब भी किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अवयवी रंगों का मतलब होता है वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे कि हम 7 रंगों का एक कोड दिए थे, क्या दिए थे कोड, विवगियोर, विवगियोर में आ जाता है। देखिए विवगियोर में 7 रंग आ जाता है। अगर ये प्रिज्म हो जाए, क्या है भाई, मान लीजिए कि हमारा प्रिज्म है, क्या है, ये प्रिज्म, ये प्रिज्म है, किरणें इस पर आपतित होगी, क्या हो जाएगी, किरणें इस पर, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, स्क्रीन। व्हाइट लाइट इस पर ऐसे आपतित हुई, अगर प्रिज्म न रहता तो किरणें ऐसे चली जाती, क्योंकि प्रिज्म है तो ये क्या होगा, किरणें ऐसे। यहाँ देखिए, अगर इसका नाम लिखे तो नाम भी हम लिख सकते हैं। देखिए नाम क्या लिखेंगे, सर नाम विवगियोर दिए थे, VIVGY YO और R। अच्छा, इसमें सबसे खास बात क्या बहादुरों, सर जो विचलन होता है ना, आप ध्यान से देखो तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। एक चीज और, जो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि औसत या मध्य विचलन होता है, मध्य विचलन किसका होता है, आपको उनमें सवाल आएगा सर मध्य विचलन ग्रीन का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मध्य विचलन किसका होता है, तो याद रखेंगे येलो कलर का। किस कलर का, येलो मतलब होता है पीला कलर। कौन सा कलर, पीला कलर। अब ध्यान से देखो विचलन, किरणें अगर ऐसे जा रही तो कितना से विचलित हुआ है सर, ये हो गया डेल्टा आर, लाल रंग का विचलन। अच्छा बैगनी रंग का है भाई, ये आप देखो ये हो गया डेल्टा भी। अब मध्य विचलन किसका होता है, येलो कलर का, ये देखिए ये हो गया डेल्टा वाई। तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का, और मध्य विचलन किसका होता है, येलो कलर का। या औसत भी अगर बात करें तो हमारा येलो कलर ही आता है। एवरेज डेविएशन किसका होता है, तो औसत कलर का होता है। अच्छा, ये जो 7 रंगों में विभक्त हुई है ना, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण।
और यहाँ जो 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होगी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टी प्राप्त होती है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम, SPECTRUM, मतलब होता है वर्णपट। क्या होता है? वर्णपट। स्पेक्ट्रम मतलब वर्णपट। और ये व्हाइट लाइट, यही क्या होता है? व्हाइट लाइट, जिसको श्वेत लाइट कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट। चलिए, और ये होता है हमारा प्रिज्म का कोण। इसका अपवर्तन नहीं कुछ तो म्यू होगा। अपवर्तन क्या होगा? प्रिज्म है तो किसी पारदर्शी माध्यम का ही, मतलब किसी अपवर्तक पदार्थ का ही बना होगा जो कि पारदर्शी होना चाहिए, तब तो प्रकाश किरण आर पार हो जाएगी ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो सर वर्ण विक्षेपण ही हमारा सही आंसर है, तो टिक लगा लीजिए, वर्ण विक्षेपण। इसके माध्यम से बहादुरों आप लोग का थ्योरी कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाता होगा। इसको इसीलिए सभी छात्र के लिए ये अनिवार्य है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शुरू से वीडियो देखिए, आप शुरू से लेक्चर देखिए जहाँ से शुरू हुई है। और अगर आप पहले से हैं तो अपने दोस्तों में भी थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए। मैं सब्सक्राइब करने नहीं कहूँगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, वीडियो देख के आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? कह रहा किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। अच्छा, किसके लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरा रंग के लिए, नीला रंग के लिए। अच्छा, अपवर्तनांक होता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा किरणों को उतना अधिक मोड़ता है। याद कीजिए, अगर हम प्रिज्म पर किरणें आपतित होती थी व्हाइट लाइट, तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा मुड़ता था? सर बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर बैगनी रंग कहीं है? बैगनी है। देखिए ऑप्शन नंबर शायद बी है। बी में क्या है भाई? बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, बैगनी रंग। कलर भी कौन सा सेलेक्ट हो जाता है। चलिए टिक लगे, कौन सा कलर? बैगनी रंग। चलो नेक्स्ट। अगर आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। नेक्स्ट है कि हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। बहादुर, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान आपको बता चुके हैं। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? 24.41, 48.75, 37.31 और 41.14 डिग्री। हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण होता है ना, वह होता है 24 क्या दे रखा ऑप्शन ए में? 41। हीरे के लिए यही हो जाएगा 24.41। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। सर अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा में प्रकाश का वेग va है, हवा में प्रकाश का वेग क्या दे रखा है? सर हवा में प्रकाश का जो वेग है, हवा में प्रकाश का वेग कितना दे रखा है? va, ये है va। और कह रहा पानी में प्रकाश का वेग क्या है? vw। तब va बराबर vw, va ग्रेटर होना चाहिए vw से। अच्छा, हवा में जो प्रकाश का वेग है, हवा में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पानी में प्रकाश का वेग होता है जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखो। वी एयर क्या होता है? वी ए मतलब एयर, एयर एयर हवा, एयर मतलब हवा। सर इसमें जो प्रकाश का वेग होता है ना, वह क्या होता है? 2 बोल रहे हैं सर, इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो जल, जल का है ना, पानी मतलब जल, भी वाटर क्या होता है? ये होता है 2.25 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बताइए कौन अधिक होगा, वी ए या वी डब्ल्यू? सर वी ए ग्रेटर देन वी डब्ल्यू। देखिए वी ए ग्रेटर देन वी डब्ल्यू कहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? कह रहा है कि एन अपवर्तनांक, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुरों? एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई है। ये क्वेश्चन आपके क्लास में बहुत बार चर्चा किए थे, इसी इसको याद रखने वाला प्रश्न है, इसको आप याद रख लीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा बहादुर, वो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एन टी। क्योंकि अपवर्तनांक एन दे रखा, अपवर्तनांक म्यू रहता तो म्यू टी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, वह क्वेश्चन देखिए। कह रहे निम्न में से किसका विचलन अधिकतम होता है? किसका विचलन अभी अभी देखे थे सर? लाल रंग का जो विचलन था सबसे कम था, सबसे अधिक किसका था? बैंगनी रंग का विचलन था। और जो येलो कलर होता है, जिसको
क्या कहते हैं, मध्य विचलन कहते हैं। उसका तो बीच वाला तो मध्य विचलन होता है येलो कलर का, जो पीला कलर होता है उसका मध्य विचलन होता है। सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। सबसे अधिक किसका होता है सर, सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, किस रंग का, देखिए क्या है, किस रंग का मध्य विचलन होता है। अभी देखिए अभी इसी पर चर्चा किए थे, मध्य विचलन किसका होता है सर, येलो कलर का मध्य विचलन होता है। तो कह रहा है लाल रंग का, एकदम गलत ऑप्शन है सर, पीला रंग का। तो यही तो हमारा ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, पीला रंग का मध्य विचलन होता है। किस रंग का मध्य विचलन होता है, पीला रंग का। बहादुर, और 2 4 5 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है स्क्रीन बोर्ड पर, देखिए क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर और एक 40। सर 40 सेंटीमीटर का कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। याद कीजिए फोकस पर जब हम चर्चा करेंगे तो फोकस पर हम चर्चा किए थे ऐप पर, किस पर चर्चा किए थे, ऐप एक बार पॉजिटिव लिए थे और एक बार निगेटिव लिए थे। चलिए देखते हैं ऐप पॉजिटिव निगेटिव में क्या अंतर है। सर ऐप पर चर्चा हुई थी, ऐप जो होता है, ऐप क्या होता है, अगर ऐप का मान पॉजिटिव आ जाए, ये क्या आ जाए पॉजिटिव, तो कौन सा लेंस, ये लेंस होता था कॉन्वेक्स, CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है बहादुरों, उत्तल लेंस। मतलब कि उत्तल लेंस की फोकस हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। और अगर कह दे निगेटिव, फोकस क्या है निगेटिव, या यूं कहिए अगर चर्चा हो जाए अवतल लेंस की, मतलब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव CONCAV, ये सी है बहादुरों। चलिए इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, CONCAV, कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब बताइए अगर एफ निगेटिव आ जाए या अवतल लेंस की चर्चा करेंगे तो फोकस हमेशा क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर उत्तल लेंस की चर्चा करेंगे तो फोकस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। चलिए एफ पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा हमेशा, हाँ याद रखेंगे ये चीज ऑलवेज होता है, क्या होता है ऑलवेज, हमेशा। हम जब भी चर्चा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए हम बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, हमेशा के लिए, ये याद रखेंगे ऑलवेज। और ये क्या हो जाएगा ऑलवेज। चलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम चर्चा करते हैं, किस पर चर्चा करते हैं, इस पर चर्चा। चलिए आइए बहादुरों देखते हैं, क्या देखते हैं। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, मतलब F1 क्या दे रखा है, F1 हो गया हमारा, F1 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव। F2 क्या हो जाएगा बहादुरों, -20 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि अवतल लेंस दे रखा है। कह रहा है कि इनके संयोजन, याद कि जब भी एक से अधिक लेंस संपर्क में आते तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला क्या बताए थे संयोजन के लिए, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब कि सबसे पहले हमको इसके संयोजन की फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, जो समतुल्य फोकस दूरी होगा वो फोकस दूरी क्या हो जाएगा। आइए साथ साथ करते हैं, समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। सर 1/f1 प्लस 1/f2 में 1/f1, F1 का मान क्या है 40, 1/40 प्लस 1/-20, माइनस क्यों भाई, क्योंकि अवतल लेंस है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 1/40 प्लस माइनस माइनस 1/20। 20 और 40 का एलसीएम शायद 40 होता है, हमको पता है 40 होता है, तो ये हो गया 1 - 2। आप इसको लिख सकते हो -1/40, क्या आ जाएगा -1/, मतलब कि 1/f का मान क्या आ गया, 1/f हो गया -1/40। तो यूं कहिए तो एफ का मान क्या हो जाएगा 1/40, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, ठीक, -1/40। ये क्या आ जाएगा, या फिर एफ बराबर आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका मान, -40 सेंटीमीटर। चलिए हमको पी निकालना है, क्या निकालना है, कला क्षमता। तो सबसे पहले तो हमको एफ बराबर वाट, एफ निकालना, उसके बाद क्या निकालना है, पी बराबर वाट, जिसमें हमारा एफ आ गया, एफ कितना आ गया भाई, सर एफ आ गया -40 सेंटीमीटर। संयोजन की जो समतुल्य फोकस आ जाएगी वो फोकस क्या आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इधर मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं वहाँ पर, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा सकते हैं आप, याद रखेंगे एफ का मान क्या आ गया है
सर एफ का मान आ गया है -40 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, पी हमको निकालना है। चलिए पी निकाल लेते हैं। चलिए आल्सो इसीलिए क्योंकि पी बराबर क्या होता है 1/f। एफ किस में रहना चाहिए मीटर में, और यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो उसके लिए क्या करते हैं इंटू 100, 100 से गुना कर दीजिए, क्या है ज़्यादा टेंशन लेना है। और ये आंसर किस में आएगा डायोप्टर में, DIOPTR डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते, किस में आ जाएगा डायोप्टर में। इसको हम लिख सकते हैं 1/-40 इंटू 100, और ये किस में आ जाएगा डायोप्टर में, 0 0 कट गया, 4 से क्या बार में, 4 से 2 दशमलव, 4 दूना 8, 2.5, और ये माइनस है, किस में आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -2.5 डायोप्टर। मतलब जो हमारा लेंस की संयोजन की जो शक्ति आ जाएगी वह क्या आ जाएगा -2.5 डायोप्टर। देखिए कहीं है -2.5, ये 2 माइनस बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बहादुर, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। इसको फास्ट में घसीट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बहादुरों, थोड़ा सा बस, अब बहुत ही कम क्वेश्चन है। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने भाई 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। अच्छा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता किस में होती है डायोप्टर में। यहाँ तो फोकस डायरेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है फोकस दूरी, फोकस दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। देखिए तो फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एफ का मान क्या है भाई 20 सेंटीमीटर, और हमको कह रहा है कौन सा अवतल लेंस, तो प्लस हो जाए पॉजिटिव में आएगा। कह रहा है इसकी क्षमता होती है P बराबर वाट। सिंपल सवाल है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f इंटू 100, और तब इसमें आ जाएगा, ये डायोप्टर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा डायोप्टर में। चलिए आगे बढ़िए, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 1/20 इंटू डायोप्टर, ये तो 100 है, क्या बार में 5 बार में, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5 डायोप्टर। क्या 5 डायोप्टर दिख रहा है ऑप्शन में बहादुर, 5 डायोप्टर, कितना डायोप्टर 5। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर 5 डायोप्टर, ऑप्शन आ जाएगा 20, सॉरी ऑप्शन आ गया बी। चलिए बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर कह रहा है कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D है की आवर्धक क्षमता है। अच्छा जब भी आवर्धक ग्लास की बात हो जाएगी तो हम किसकी बात करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, किसकी बात करेंगे, बस हो गया, हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप की, किसकी बात करेंगे। चूंकि ये लेंस से आगे का है तो इसीलिए पहला क्वेश्चन जो इसमें डाला गया तो इसको हम कर ही लेते हैं। तो पी बराबर हमको क्या दे रखा है, पी बराबर अगर आप देखोगे तो पी बराबर दे रखा है, पी बराबर क्या दे रखा है, पी बराबर दे रखा है 12D मतलब 12 डायोप्टर। अच्छा संयुक्त सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो सामान्य संयोजन के लिए क्या होता है, उसकी आवर्धक या आवर्धन क्षमता जो भी कहिए, आवर्धन क्या होता है आवर्धक क्षमता, वह होता है m बराबर 1+d/f। सर ये 1+d/f में d क्या चीज है, d होता है लीस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, या हम यूं कह सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस उसको कहते हैं जो मतलब न्यूनतम देखने की जो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। और हमको पी पता है 12D, तो यहाँ से फोकस आ जाएगा, तो फोकस निकालने के बाद हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं सर, चूंकि पी बराबर ये डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, क्या होता है स्पष्ट दृष्टता की न्यूनतम दूरी, और वह होता है 25 सेंटीमीटर। बहादुर हम पढ़ाए थे आप लोगों को बच्चों जो हम पढ़ाए थे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। देख लीजिए पी बराबर क्या होता है 1/f, ये तो मीटर में होता है तो ये डायोप्टर में आ जाएगा। अगर इसको इंटू 100 से कर देंगे तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। या एफ बराबर क्या हो जाएगा सर 1/p हो जाएगा, तो 1/12 किस में आ गया, ये आ गया मीटर में, इसी को सेंटीमीटर में बदलिए तो 1/12, 1/12 इंटू 100, ये आ गया सेंटीमीटर में। इसको काटिए तो शायद ये कटेगा 2 से काटिए 6, ये आ गया 50, मतलब क्या आ गया 50,
फिर 4 से भी डायरेक्ट काट सकते थे, कितना आ गया भाई 25/3 काटिए तो ये 3 8.33 आ रहा है, कितना आ रहा है 8.33 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, तो अब क्या आ जाएगा, फोकस तो हमारे पास आ गया 8 आपका मान क्या आ गया 8.33 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए हमारा क्या सामान्य संयोजन के लिए जो आवर्धक क्षमता होगा, आवर्धक क्षमता क्या हो जाएगा m बराबर, इसीलिए m बराबर 1 प्लस d/f। सर 1 प्लस d/f 1 ठीक है, प्लस d क्या हो जाएगा बहादुरों, d पर अगर चर्चा करी जाए, d पर यह आ जाएगा 25/8.33। अब आगे कैलकुलेट करके जो आंसर होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आप कैलकुलेट आगे खुद कर सकते हो, ई पॉइंट्स को हटाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो आ जाएगा, जैसे भी आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भाग दे दीजिए मोबाइल से, जैसे भी कैलकुलेट कीजिए। शायद इसका मेरे अनुसार से आंसर आना चाहिए 4। क्या आंसर आना चाहिए 4। अगर कोई दूसरा भी आंसर आ जाए तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी आप मीटर में हो तो इसकी क्षमता का मान होता है। कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी है f और वो मीटर में है, तो इसकी क्षमता का मान होता है। याद कीजिए बच्चों या बहादुरों, हम लोग पढ़े थे कि सर p बराबर, क्या पढ़े थे, p बराबर 1/f, और f को किस में रखे थे सर, f को रखे थे मीटर में। किस में रखे थे, ये मीटर में आता था, तो जो क्षमता होती थी इसकी यूनिट क्या आती थी, डायोप्टर, इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या आ जाएगा 1/f डायोप्टर, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बी को टिक कर लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया बहुत, तो 1-2 क्वेश्चन बचल है। हाँ, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी आप मीटर में, अभी यही की है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि 2 उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस होता है। कह रहा है कि 2 उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है, मतलब यूं इस प्रकार से कह रहा है, उत्तल लेंस है जो एक दूसरे के किस में है, संपर्क में, मतलब लेंस कुछ इस प्रकार से। देखिए लेंस किस प्रकार से, लेंस पर चर्चा करते हैं। ये भी एक उत्तल लेंस और ये भी एक उत्तल। अच्छा, उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला। देखिए बीच में मोटा और किनारे पर पतला। कह रहा है कि इसके समतुल्य, तो इसके समतुल्य भी जो लेंस होगा ना, वो भी उत्तल लेंस ही होगा, वो अवतल लेंस नहीं होगा। क्योंकि चर्चा किए थे लेंस में, यदि लेंस के चारों ओर का माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर उस माध्यम पर कोई चर्चा नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, समतुल्य भी उत्तल लेंस ही होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर यही हमारा लास्ट क्लास है, इसके आगे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहते हैं। आप लोग आशा करते हैं कि एकदम इसको बेहतर तरीका से समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हम लोग को हमको कमेंट में बताइए, कमेंट में हम प्रयास करेंगे उनको दूर करने का। लेकिन आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।